दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी जनसभाओं को लेकर कार्यक्रम तय कर दिया गया है। जी हां, पीएम मोदी बिहार में कुल 12 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जी हां, बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की जितनी रैलियां होगी उसमें सभी सहयोगी दल के नेता मौजूद रहेंगे। 23 तारीख को सासाराम में पहली रैली होगी, दूसरी गया और तीसरी भागलपुर में रैली करेंगे। दूसरे चरण के लिए 28 अक्टूबर को दरभंगा में पहली रैली होगी, दूसरी मुजफ्फरपुर और पटना में तीसरी रैली करेंगे। जहां 1 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी फिर आएंगे। पहली रैली छपरा, दूसरी पूर्वी चंपारण और तीसरी समस्तीपुर में होगी। वहीं 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली चंपारण, दूसरी सहरसा और तीसरी अररिया में होगी। जहां बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने राजधानी पटना में ये जानकारी दी है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। इसके तहत उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 104 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी जनता दल 25, सहलदेव भारतीय समाज पार्टी 5 और जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही एक बार फिर से कहा गया है कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को फ्रंट के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। वही ये जानकारी भी दी गई है कि 23 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो मायावती उपेंद्र कुशवाहा संयुक्त रूप से भभुआ और करगहर की चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए की स्मृति सिक्का जारी किया है। जी हां, सिक्के को जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम से सम्मानित किया जाना एक बड़ी उपलब्धि है। भारत खुश है कि हमारा योगदान और इसके साथ जुड़ा ऐतिहासिक रहा है। आप सोचते होंगे कि ये स्मृति सिक्का क्या होता है। जी हां, हम आपको बता दें कि स्मृति सिक्का आम सिक्के की तरह ही होते हैं, लेकिन इसका मूल्य चलन में मौजूद अन्य सिक्कों से कहीं ज्यादा होता है। सिक्कों को एकत्र करने वाले या आम लोग इन सिक्कों को रिजर्व बैंक से निर्धारित की गई कीमत पर खरीद सकते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत दिवस 2019 के मौके पर 150 रुपए का चांदी का सिक्का जारी किया था। ये एक स्मृति सिक्का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र वाला 100 रुपए का सिक्का भी जारी कर चुके हैं। बिहार के कद्दावर नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जाने से उनके बेटे चिराग पासवान को गहरा सदमा लगा है। जी हां, हाल ही में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इंटरव्यू के बीच ही पिता को याद करके फूट फूट कर चिराग पासवान रोने लगे, जिसके बाद एंकर को शो बंद करना ही पड़ा। जी हां, दरअसल पिता के जाने के बाद चिराग पासवान एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। चिराग पासवान ने इंटरव्यू में बताया कि रामविलास पासवान के जाने के बाद उन्होंने और उनकी मां ने एक खास डील की है कि जब तक बिहार चुनाव के नतीजे न आ जाते तब तक हमें आंसू नहीं बहाना है। उसके बाद हम दोनों पापा को याद करके खूब रोएंगे, तब तक हमें एक दूसरे की हिम्मत बनानी है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार चुनाव में हम कमजोर नहीं पड़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने और मेरी मां ने एक दूसरे को हिम्मत देने के लिए ये डील की है। ये कहते हुए चिराग पासवान फूट फूट कर रोने लगे। चिराग पासवान को रोता देखकर उनके परिवार का कोई शख्स बीच में आया और उन्होंने चुप कराया। जी हां, चिराग के भावुक होने के बाद इंटरव्यू को बीच में ही छोड़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार में रैलियां और कार्यक्रम की सूची तैयार है। केंद्रीय नेताओं को छोड़कर सीएम योगी की बिहार में सबसे ज्यादा रैलियां होंगी। बिहार के सियासी समीकरण के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व ने अलग अलग नेताओं के कार्यक्रम तय किए हैं। जी हां, चुनाव के पहले चरण में अलग अलग 6 स्थानों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां होगी। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से सीएम योगी की 6 दिन में 18 रैलियां कराने का टारगेट तय किया गया है, जिससे एक दिन में 3 स्थानों पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। जहां कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी की 20 अक्टूबर को बिहार के कैमूर, अरवल और रोहतास में 3 सभाएं होगी। बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हां, आए दिन राज्य में 1000 से अधिक कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए अपडेट के अनुसार आज बिहार में 1062 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। राजधानी पटना में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ
256 नए मरीज मिले हैं। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो अररिया में 48, औरंगाबाद में 41, भागलपुर में 50, पूर्वी चंपारण में 37, गोपालगंज में 26, कटिहार में 33, मुजफ्फरपुर में 41, नवादा में 36, पूर्णिया में 50, सहरसा में 72 और मधुबनी में 25 नए मरीज मिले हैं। वहीं अरवल में केवल 7, दरभंगा में 6, कैमूर में 1, खगड़िया में 5, शेखपुरा में 9 और शिवहर में 5 नए मरीज मिले हैं। सत्तारूढ़ दलों ने मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में बखूबी किया हो, लेकिन आलोचनाओं के अनुसार मुसलमानों की तालीमी और उनकी तरक्की पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है। जी हां, बिहार की राजधानी पटना से लगभग 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU का किशनगंज कैंपन इसका जीता जागता उदाहरण है। वर्ष 2013 में शुरू हुआ यह कैंपन आज तक पूरी तरीके से ये नहीं बन सका है। जी हां, कैंपन के निदेशक डॉक्टर हसन इमाम बताते हैं कि फिलहाल कैंपन में सिर्फ 46 छात्र छात्राएं हैं और यहाँ B.Ed का कोर्स समाप्त हो चुका है। चुनाव के मौके पर कैंपन की बदहाली का मुद्दा चर्चा में है। राशिद निहाल के अनुसार AMU का वास्तविक कैंपन चकला में निर्माणाधीन है। जी हाँ, 4 दीवारी करा दी गई है। बिहार सरकार ने इसके लिए 224 एकड़ जमीन मुहैया कराई गई है, लेकिन इसमें से 68 एकड़ जमीन महानंदा नदी में समा गई है। कैंपेन चलाने के लिए 137 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने थे, लेकिन 2019 तक महज 10 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। हालांकि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को इस संबंध में कई बार प्रस्ताव भेजा जा चुका है। हाल ही में बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, दरअसल बिहार सरकार के मंत्री कपिल देव कामत कल इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। दरअसल मधुबनी जिले के बाबूबरही से विधायक और नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे कपिल देव कामत बीते दिनों से कोरोना से संक्रमित थे। वहीं पिछले 1 सप्ताह से उन्होंने पटना एम्स में भर्ती किया गया था। उनके स्वास्थ्य के अपडेट को देखते हुए ही पार्टी ने इस बार उनकी जगह बहू मीना कामत को बाहुबली से अपना प्रत्याशी बनाया है। जी हाँ, अब दुख भरी खबर यह आई है कि इस दुनिया में नहीं रहे। हाल ही में मिली जानकारी में यह बताया गया है कि कपिल देव कामत को पहले से ही किडनी की बड़ी समस्या थी। अब आपके LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया अब पहले जैसे नहीं रहेगी। जी हां, क्योंकि अगले महीने से डिलीवरी सिस्टम में बदलाव होने वाला है। 1 नवंबर से डोमेस्टिक सिलेंडर की चोरी रोकने और सही कस्टमर की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया LPG सिलेंडर का डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। क्या आपको पता है कि यह सिस्टम कैसे काम करेगा? अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। इस नए सिस्टम को DAC का नाम दिया जा रहा है, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। अब सिर्फ बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। जो उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को नहीं दिखाएंगे तब तक डिलीवरी पूरी नहीं होगी। हालांकि अगर कोई कस्टमर ऐसा भी है जिसने डिस्ट्रीब्यूटर को मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है, तो डिलीवरी बॉय के पास एक ऐप होगा जिसके जरिए आप रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा पाएंगे। जी हाँ, और उसके बाद कोड जनरेट कर सकेंगे। ऐसे में उन कस्टमर की मुश्किलें बढ़ जाएगी जिनका एड्रेस गलत और मोबाइल नंबर गलत है। तो इस वजह से उन लोगों की सिलेंडर की डिलीवरी रोकी जा सकती है। दोस्तों, कल की न्यूज में हम बात किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संपत्ति के बारे में। जी हाँ, इसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी के चाकने कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी की संपत्ति के बारे में। जी हाँ, अमित शाह की संपत्ति के बारे में बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उनकी संपत्ति घटी है। गृह मंत्री अमित शाह की संपत्ति के बारे में बात करें तो डिक्लेरेशन के मुताबिक अमित शाह के पास 10 अचल संपत्तियां हैं। जी हाँ, जिनकी कुल वैल्यू 13 करोड़ 56 लाख रुपए हैं। साथ ही कैश 15,814 रुपए और 1 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस है। 44,47,000 रुपए की ज्वेलरी भी है। अररिया जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में इस बार का चुनाव कुछ ज्यादा ही रोचक और रोमांचक होने की ओर बढ़ता दिख रहा है। जी हां, महागठबंधन की टिकट घोषणा के बाद पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के परिवार का अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गया है। परिवार 2 धड़ों में बढ़ चुका है। राजद का टिकट हासिल करने में कामयाब रहने के बाद तस्लीमुद्दीन के पुत्र पूर्व सांसद सरफराज आलम पूरे दमखम के साथ चुनावी तैयारियों में लग गए हैं। वहीं टिकट की रेस में मात खाने के बाद उनके छोटे भाई और जोकीहाट के वर्तमान विधायक शाहनवाज आलम न केवल नाराज हैं, बल्कि सभा आयोजित करके अपनी नाराजगी खुलेआम जता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। जहां बीजेपी ने यहां से रंजीत यादव को उम्मीदवार बनाया है। रंजीत यादव की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। जी हां, साथ ही उन्हें जोकीहाट विधानसभा से चुनाव लड़ने का अनुभव भी है।
आपको बता दें कि वर्ष 2017 में पिता तस्लीमुद्दीन के जाने के बाद जब सरफराज आलम लोकसभा का उपचुनाव लड़कर सांसद बने तो खाली हुई जोकीहाट विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ। जी हां, उस समय भी राजद के टिकट को लेकर तस्लीमुद्दीन परिवार में काफी खींचतान हुई थी। तब बाजी तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे यानी कि शाहनवाज हुसैन ने मारी। जी हां, उन्हें टिकट मिला और उन्होंने जदयू के मुर्शिद आलम को लगभग 41,000 मतों के अंतर से हरा दिया था। कहा जाता है कि चुनाव के बाद भी भाइयों के बीच की तल्खी बरकरार रही। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी ने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लोजपा एक वोट कटुआ पार्टी की तरह है और उसकी ताकत 2-3 सीटों से अधिक की जीतने की नहीं है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लोजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि वे केंद्र की मोदी सरकार में बीजेपी के साथ हैं। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लोजपा और बीजेपी के बीच कोई भी डील नहीं है। इस तरह की बातें प्रचारित की जा रही है, लेकिन उसके पीछे भी लोगों के अपने हित हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लोजपा एक वोट कटुआ पार्टी की तरह है। अगर वह किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो उसकी ताकत 2-3 सीटों से अधिक की जीतने की नहीं है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने लोगों से यह भी अपील की है कि वे लोजपा के उम्मीदवारों को वोट देकर अपना मत को बर्बाद न करें। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने लोजपा नेता द्वारा एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जाहिर की है। जहां उन्होंने कहा है कि गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी के पोस्टर में प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगाई गई है। इसको लेकर वे चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि दूसरे गठबंधन के नेता के सहारे लोजपा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरी है। जी हाँ, गौरतलब है कि एनडीए के घटक दल के नाते हम के उम्मीदवार भी बाराचट्टी से मैदान में हैं। पीएम के फोटो का इस्तेमाल लोजपा को नहीं करने देने की बात उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी कही थी। बिहार विधानसभा चुनाव में वामपंथी दल भले ही इस बार महागठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन असल में उसके लिए ये अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। वाम दलों की रणनीति राज्य एवं केंद्र सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को भुनाना है, लेकिन सवाल यह है कि लगातार सिमट रहे वाम दल इसमें कितनी सफल हो पाएंगे। फिर राज्य की जाति राजनीति में केंद्र राज्य की नाकामियों का वर्णन जनता में कितना प्रभाव डालेगा। एक वाम नेता ने कहा है कि हम सिर्फ सीटें जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम चुनाव में इसलिए भी उतरते हैं ताकि जो अहम मुद्दे हैं उन्हें जनता के समक्ष रखा जाए। हमारी उपस्थिति एक दबाव समूह का काम करती है, हार कर भी हम कामयाब होते हैं। वही हम बिहार में भी करेंगे। हम राज्य एवं केंद्र की विफलता जनता को बताएंगे, लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। बेरोजगारी, आर्थिक विफलता एवं धर्म के नाम पर मतों के ध्रुवीकरण को बेनकाब करेंगे। बिहार का चुनाव इस बार इस मायने भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसके जरिए इस बात का भी फैसला होगा कि राज्य में अलग अलग जमातों की नुमाइंदगी करने वाले दो बड़े नेताओं यानी कि लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने अपने बेटों को सौंपने का जो काम किया है उस पर जनता अपनी मोहर लगाती है या फिर नहीं। लोकतंत्र में नेताओं की इच्छा ही काफी नहीं होती है, जहां उसमें लोग की सहमति जरूरी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बेटे होने के चलते चौधरी अजीत सिंह और अपने पिता चरण सिंह की राजनीतिक विरासत के स्वाभाविक वारिस होते और आज की तारीख में वे उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान नेता होते। लेकिन लोग के जरिए ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। जहां वे वेस्ट यूपी के कुछ गिने चुने जिलों के वे भी एक खास जाति के ही नेता बन सके और आज की तारीख में उन जिलों में भी उन्हें अपनी साख बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसी तरीके से तेजस्वी यादव और चिराग पासवान हैं। जी हां, बिहार में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों के राजनीतिक जीवन का ये पहला चुनाव होगा जिसमें वे अपने पार्टी का चेहरा बनकर और अपने अपने पिता की राजनीतिक विरासत की छतरी लगाकर चुनावी मैदान में हैं। दोनों के पिताओं ने अपने बेटों के घोषित तौर पर अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया है। दोनों ही युवा है और संयोग ये है कि दोनों ही राजनीति से हटकर अपना करियर चुनना चाहते थे। तेजस्वी यादव की इच्छा जहां क्रिकेटर बनने की थी, वहीं चिराग पासवान बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। पिता होने के चलते लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने तमाम कोशिशें भी की है कि उनके बेटे अपने पसंद की जिंदगी जी सके, लेकिन उन्हें उतनी कामयाबी नहीं हासिल हो सकी जिसकी उम्मीद वे कर रहे थे। ऐसे में उन्हें अपने बेटों को राजनीति में लाने और भविष्य में राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए राजी करना पड़ा।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान के लिए महज 11 दिन का वक्त बचा है। 28 अक्टूबर को राज्य में पहले चरण के लिए मतदान संपन्न कराए जाएंगे। इससे पहले बीते 4 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डाले तो स्थानीय पार्टियों को राष्ट्रीय दलों से मजबूत चुनौती मिलती दिख रही है। बीते 4 विधानसभा चुनाव में राज्य में राष्ट्रीय पार्टियों का मत प्रतिशत बढ़ा है। इसमें भी बीजेपी के मत प्रतिशत में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिहार में भाजपा ही एकलौती राष्ट्रीय पार्टी है जिसका मत प्रतिशत डबल डिजिट यानी कि 2 अंकों में पहुंच चुका है। सन 2000 के नवंबर में बिहार के झारखंड से अलग होने के बाद फिलहाल राज्य में 4 विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें से 2005, 2010, 2015 हो चुके हैं। इस दौरान बिहार में चुनाव लड़ने वाली 6 राष्ट्रीय पार्टियों का मत प्रतिशत 23.57 से बढ़कर 35.6 हो गया है। जी हाँ, जो 6 राष्ट्रीय पार्टियों बिहार में चुनाव लड़ती है उसमें भाजपा, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और बसपा शामिल है। इन सभी राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत में वृद्धि भाजपा के पक्ष में हुई है। इसके बावजूद साल 2015 के चुनाव में शुरुआत 2 साल छोड़ दें तो वह लगातार इस बिहार की सत्ता में बनी रही। जी हाँ, बिहार का विभाजन होने के बाद भी भाजपा के वोट शेयर में कमी दर्ज नहीं हुई है। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ हुए जंग में मुस्लिम रेजिमेंट ने लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया था। सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे इस तरह के गलत पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को खत लिखा है। मिली जानकारी के मुताबिक सशस्त्र बलों के 120 अवकाश प्राप्त अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर उन सोशल मीडिया पोस्ट और उन्हें प्रसारित करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है, जिनके जरिए अफवाह फैलाई जा रही है कि 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई के दौरान भारतीय सेना की मुस्लिम रेजिमेंट ने लड़ाई से इनकार कर दिया था। दोस्तों, मदरसों को लेकर अक्सर सियासत होती रही है। जी हाँ, ये कोई पहला मौका नहीं है जब मदरसों पर उंगली उठाई जा रही है। मदरसों को कभी कुछ कहा जाता है तो कभी राष्ट्र विरोधी शिक्षा का अड्डा बताया जाता है। जी हाँ, बीते कुछ साल में तो मदरसा को लफ्ज़ जिहाद की पाठशाला भी कहा जाने लगा है। लेकिन मदरसों को लेकर होने वाली सियासत के बीच मदरसों ने पैगाम दिया है कि अब दुनियावी तालीम भी मदरसों का हिस्सा है। इसकी एक मिसाल बीते साल अप्रैल में उस वक्त सामने आई थी जब यूपीएससी का रिजल्ट आया। जी हाँ, औरों की तरह से आजमगढ़ के एक मदरसे से पढ़े मौलाना ने यूपीएससी का एग्जाम पास किया था। बिहार के रहने वाले मौलाना शाहिद रजा खान की पढ़ाई आजमगढ़ के अल जमीयतुल अशरफिया से शुरू हुई। जी हाँ, उसके बाद जेएनयू से अरबी और पश्चिमी एशिया विषय में पीएचडी की। लेकिन इस दौरान यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस अफसर बनने का ख्वाब भी पलता रहा और जब मौका आया तो फिर अप्रैल 2019 में शाहिद रजा ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली, जहां उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 751 आई थी। शाहिद रजा के एक बड़े भाई डॉक्टर जावेद अली दिल्ली में रहते हैं और 3 भाई अरब देश में नौकरी करते हैं, जहां पिता मुमताज अली सीसीएल बोकारो में सुपरवाइजर का काम करते हैं। यह खास बात यह है कि शाहिद ने यूपीएससी की सबसे कठिन ये परीक्षा दूसरी बार में पास की है। शाहिद का मानना है कि किसी को भी रूढ़िवादी नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर पढ़ाई लिखाई का काम करने वाले संस्थानों को। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने की क्षमता पर निर्भर करती है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा कानून के प्रावधानों के तहत एक महिला को अपने साथ ससुराल के घर में ही आश्रय पाने का पूरा हक है, यानी कि रहने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति के किसी भी रिश्तेदार का मकान जिसमें महिला कभी घर की तरह रही हो, कानून के तहत वह घर उसका भी माना जाएगा। इस फैसले में यह माना गया है कि अगर एक महिला या फिर बहू कभी भी अपने किसी रिश्तेदार के मकान में घर की तरह रह रही हो, उसे शेयर्ड हाउस होल्ड में गिना जाएगा। बिहार के सोनपुर में चुनावी जनसभा के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है। जी हां, यहाँ लालू प्रसाद यादव के समधी और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय की चुनावी सभा के दौरान मंच ही गिर गया। जी हां, हालांकि किसी भी नेता को गंभीर चोट नहीं आई है। मंच गिरते ही अफरा तफरी मच गई और आनंद फानंद में घायल लोगों की पट्टी की गई। जब मंच गिरा तब चंद्रिका राय भी उस मंच पर बैठे थे। जी हां, बताया जा रहा है कि मंच पर मौजूद नेताओं को माला पहनाने के लिए लोगों की भीड़ चढ़ गई और मंच लोगों का भार नहीं सह सका। दोस्तों, अक्सर एटीएम से कार्ड क्लोनिंग की घटनाएं हमारे सामने आती रहती है। जी हां, एटीएम फ्रॉड केस बहुत ही आम होते जा रहे हैं। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए नई सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर आया है, जिसके बाद आपका एटीएम कार्ड पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा। अगर आप एटीएम फ्रॉड, धोखाधड़ी, कार्ड क्लोनिंग की जैसी घटनाओं से बचना चाहते हैं
तो आपको ये स्टेप फॉलो करना होगा। जी हाँ, नंबर 1, आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर है या फिर नहीं, पहले ये जांच लें। नंबर 2, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SBI क्विक एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अकाउंट सर्विसेज में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अकाउंट अपडेट करें। ATM कार्ड का रिमोट अब आपके कंट्रोल में है। जी हाँ, ATM सेक्शन में आप अपनी मर्जी से ATM ऑप्शन ऑन या फिर ऑफ करें। ये आप सिर्फ ATM कार्ड के लास्ट 4 डिजिट के जरिए कर सकते हैं। ATM बैंक का दावा है कि इतना करने के बाद आपका ATM बैंक के लॉकर जितना सुरक्षित हो जाएगा, ऑफ की स्थिति में आपके कार्ड से कोई भी दूसरा व्यक्ति पैसे नहीं निकाल सकेंगे। कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाने में काफी हद तक कारगर मानी जा रही अमेरिकी फार्मा कंपनी गिलियड की दवा रेमडेसिविर को WHO ने फेल करार दे दिया है। जहां WHO की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रेमडेसिविर दवा से होने वाली कोरोना पर ब्रेक लगाने में कामगार नहीं है। संगठन ने यह जानकारी दवा क्लिनिक ट्रायल के नतीजे के आने के बाद दी है। WHO की रिपोर्ट अमेरिका दवा कंपनी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। असम में विपक्षी दल कांग्रेस ने गुरुवार को ऐलान किया है कि वे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 2 लेफ्ट पार्टी यानी कि CPI और CPI-ML से हाथ मिला रही है। सत्तारूढ़ BJP को महागठबंधन की ओर से कड़ी चुनौती देने की दिशा में यह फैसला लिया गया है। दोनों लेफ्ट पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने पत्रकारों से कहा कि सभी लेफ्ट पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे थक चुके हैं, अब वे बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं। जहां उन्होंने आगे कहा कि नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने कोशिश की है कि नौकरियां नहीं दी जा सकती है, कारखाने नहीं खोले जा सकते हैं क्योंकि बिहार लैंड लॉक स्टेट है, जिसके चलते कारखाने नहीं लगाए जा सकते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे अपने वादे के मुताबिक बिहार के नौजवानों को रोजगार देंगे, नियोजित शिक्षकों की मांग को मानेंगे, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए करेंगे। तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि उन्होंने इतने कम उम्र में इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर ली। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश की ऐसी कौन सी एजेंसी नहीं है जो उनकी जांच नहीं कर रही है, वह समय तय करेगा कि ये गलत है या फिर सही। इसके साथ ही उन्होंने सुशील कुमार मोदी पर भी हमला करते हुए कहा है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है और यही कारण है कि जनता को बरगलाने के लिए उल्टा सीधा बयान देते हैं। बिहार में चुनावी घोड़ा सर पर दौड़ रहा है। सारे देश की निगाहें इस समय बिहार के चुनाव पर है और अगर बिहार राज्य में चुनाव है तो जाहिर है सारी चर्चाएं नीतीश की चारों ओर ही घूम रही है। लेकिन हैरानी है कि नीतीश विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं। जहां ये शायद आपको नहीं पता है, ये सवाल इस चुनाव में पूछने वाले कम नहीं है। आखिरी बार 1985 यानी कि 35 साल पहले नीतीश कुमार ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हाँ, ये सही है कि इसके बाद उन्होंने लोकसभा के 6 चुनाव लड़े और जीते, लेकिन विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़े, जबकि वे इन्हीं सालों में 5 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब की बार जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार 6ठी बार सीएम होंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर नीतीश कुमार चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। अगर वे इस चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर कैसे सीएम की कुर्सी पर बने रहते हैं। जी हाँ, और इसकी पात्रता हासिल करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि बेशक नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन अपने दल और गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार जरूर करते हैं। नीतीश मानते हैं कि अगर वे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी के प्रचार और तरीके से समय पर नहीं कर पाएंगे, जहां उनका ध्यान अपने असेंबली क्षेत्र पर रहेगा। लिहाजा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं। संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री को राज्य के विधायिका का सदस्य होना जरूरी है, लिहाजा वे बिहार विधान परिषद के जरिए विधायिका का सदस्य बनते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बनाया गया मतदान केंद्र चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मतदान केंद्र के शिक्षा एक्सप्रेस में सवार होकर मतदाता राजनीति के सही प्लेटफॉर्म का फैसला करेंगे। जी हाँ, दूसरे चरण में होने वाले चुनाव में 3 नवंबर को विभूतिपुर विधानसभा के प्लेटफॉर्म से चुनाव एक्सप्रेस पर सवार होकर मतदाता अपने वोट का उपयोग करके बिहार की नई सत्ता लाएंगे। दरअसल समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित मध्य विद्यालय में ट्रेन की तर्ज पर बनाया गया मतदान केंद्र लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह संभव हो सका है कि मध्य विद्यालय राघोपुर के स्कूलों की बदौलत, जिन्होंने लॉकडाउन के समय अपने समिति संस्थानों से स्कूल को एक ट्रेन का रूप दे दिया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।